नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज 17 जनवरी और सीटेट का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। इसमें हम आपको पर्यावरण, बाल विकास, गणित, हिंदी भाषा फर्स्ट सेकंड, साथ में संस्कृत के टोटल 60 प्रश्न बताएंगे। इंग्लिश के प्रश्न आज हमें नहीं मिल पाए हैं, तो 60 प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। जो प्रश्न आपके द्वारा पूरे बताए हैं उनके उत्तर, साथ में उससे रिलेटेड प्रश्न भी आपको हम बताने वाले हैं, उत्तर उनके साथ में बताने वाले हैं। साथ में जो टॉपिक आपके द्वारा बताए गए उनके बारे में बताएंगे। जिन्होंने ये प्रश्न हमें दिए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कमेंट्स के माध्यम से उनका धन्यवाद कर सकते हैं। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑनलाइन स्टडी विद डीके। वहां पर फ्री में ये पीडीएफ आपको तत्काल मिल जाएगी। यदि शाम तक आप इंतजार कर सकते हैं तो टेलीग्राम पर भी ये पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी। एक नंबर यहाँ पर दिख रहे हैं 9340089205, इसको सेव कर लीजिएगा। जब भी आपके एग्जाम हो, एग्जाम हॉल से बाहर निकलती है आपको प्रश्न सेंड करना, साथ में टॉपिक भी बताना है कि सर इस प्रकार के टॉपिक और प्रश्न पूछे गए हैं, तो नंबर सेव कर लीजिएगा। साथ में यदि आप हमारे ऐप्स को डाउनलोड करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। आपकी तुरंत इस ऐप से संबंधित जो भी समस्या है उसको हल कर दी जाएगी। एक बार हम ऐप्स के बारे में आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए फ्री पीडीएफ आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। रेटिंग जरूर दीजिएगा, है ना। जैसा भी आपको ऐप्स लगे रेटिंग जरूर देके जाइएगा। फ्री पीडीएफ में जाइएगा तो वहां पर आपको जो भी अभी तक एग्जाम हुई है वो प्रश्न आपको, साथ में प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पत्र हैं वो वहाँ पर प्रश्न उत्तर वहाँ पर आपको मिल जाएंगे फ्री में। यदि आप कुछ पैसे खर्चे करेंगे 49, है ना, तो आपको रामबाण पीडीएफ ईवीएस की मिलेगी, जिसमें अभी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उससे संबंधित ही ये रामबाण पीडीएफ बनाई गई। इसमें आपको थ्योरीज मिलेगी, चित्र के माध्यम से समझाया गया है। साथ में 500 प्रश्न मिलेंगे जो कि 2011 से लगाकर जो 21-22 में आपकी ऑनलाइन एग्जाम हुई थी, यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन जो एग्जाम हुई थी उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए थे ईवीएस के सारे आपको इस पीडीएफ के माध्यम से मिलने वाले हैं। थ्योरीज आपको मिलने वाली है, एनसीईआरटी बेस्ड आपको मिलेगी। 6-7 का जो साइंस से है वो भी हमने इसमें इंक्लूड किया है, तो आप इस पीडीएफ को खरीद सकते हैं, काफी मदद आपको मिलेगी। साथ में ये 10 मॉक टेस्ट है, उनको भी आप परचेज कर सकते हैं आपकी बेहतर तैयारी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन की हम बात करें तो आज चांगपा जनजाति से काफी प्रश्न पूछे गए पर्यावरण अध्ययन में। तो चांगपा जनजाति कहाँ रहती है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। 4 विकल्प थे। 4 विकल्प में ना तो लद्दाख दिया हुआ था, ना ही चांगथंग जो इलाका है उसके बारे में बताया गया था। वहां पर एक विकल्प था ठंडा रेगिस्तान, है ना। तो आपका ठंडा रेगिस्तान बिल्कुल सही होगा। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख को कहा जाता है, तो लद्दाख यदि विकल्प में नहीं है तो ठंडा रेगिस्तान आपका बिल्कुल सही होगा। या फिर भारत के लद्दाख क्षेत्र के चांगथंग इलाके के में बसते हैं, वहां पर ये रहते हैं चांगपा जनजाति, है ना। बकरी के बारे में भी पूछा गया था। वहां की जो बकरी है चांगपा जनजाति जो पालते हैं वो जो रहते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो इसके बारे में भी पूछा गया था। थोड़ी जानकारी मैंने यहाँ पर रखी है, इसको भी देख लीजिएगा। देखिए चांगपा जनजाति के लोग अपनी बकरी को कहाँ रखते हैं, तो भेड़ और बकरी को रखने के लिए एक जगह होती है जिसे क्या कहा जाता है, लेखा कहा जाता है। यदि विकल्प में लेखा था, विकल्प आपने टिक किया है तो बिल्कुल आपका सही होगा। और ये जो जहां पर रहते हैं चांगपा जनजाति के लोग उसे क्या कहते हैं, तो यहां पर देखिए सारी जानकारी यहां पर दी हुई है। तो पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है और यहां 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितनी, चांगथांग जो जगह है, जो क्षेत्र है, उसके बारे में जानकारी दी गई है ना। इसमें जो चांगपा जनजाति उसके बारे में बताया गया है, तो ध्यान से सुनिएगा। जो कुछ हद तक भारत के लद्दाख क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में भी फैला हुआ है। यहाँ चांगपा नाम की प्रजाति जिसकी आबादी कितनी है, कुल 5000 लोग ही रहते हैं, है ना। लगभग कितने लोग रहते हैं यहाँ पर, 5000 लोग रहते हैं। यदि इसकी आबादी पूछे तो याद रखिएगा 5000 लोग। यहाँ हमेशा अपनी भेड़ बकरी के साथ घूमते रहते हैं। चांगपा लोग अपने टेंट को क्या कहते हैं, रेबो कहते हैं। और जहां पर बकरियों को रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है, लेखा कहा जाता है ना, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। और यहाँ सर्दियों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवा चलती है। यहाँ पर कितने, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चांगथांग जो क्षेत्र है वहां की यहाँ पर बात की जा रही है। और चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब ऐसी जगह है जहां कम लोग रहते हैं। और कम लोग कितने रहते हैं, कुल 5000 लोग रहते हैं ना। और चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब ऐसी जगह है जहां पर कम लोग रहते हैं। साथ में लेखा का मतलब होता है टेंट के पास एक जगह होती है जिसे यहाँ लोग लेखा बोलते हैं। जहां बकरी और भेड़ को रखते हैं ना, उस जगह को क्या कहा जाता है, लेखा कहा जाता है। और ये जहां पर रहते हैं उस जगह को क्या कहा जाता है, रेबो कहा जाता है। यहाँ अपनी बकरी और भेड़ों को रखते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों की बनी होती, किस प्रकार की बनी होती, जो दीवार है वो पत्थरों की बनी होती हैं। साथ में यह परिवार अपने जानवर पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह अंकित करता है, क्योंकि और भी भेड़ बकरियां होती, औरों के पास भी होती है, तो उन पे एक विशेष प्रकार का चिन्ह अंकित करता है ताकि वो पहचान सके। औरतें और छोटी बच्चियां जानवर को गिनकर चराने ले जाती है और फिर लौटते समय उसे दोबारा गिनती है कि कोई कम तो नहीं, ज्यादा तो नहीं, इस प्रकार से
ये गिनती करती है। यहाँ लोग अपने बकरियों को ऊंचाई और ठंडी जगह पर चढ़ाने के लिए भी ले जाते हैं, जिससे बकरियों में बाल घने और मुलायम होते हैं और इनके बालों से पश्मीना शाल जो होती है वो बनाई जाती है। इसके बारे में तो आपको पता होगा। चलिए, एक प्रश्न पूछा गया था कि एक देश के अंदर स्थान बदलना क्या कहलाता है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। तो विकल्प यदि मौजूद होते तो मैं यहां पर सही आंसर आपको बता पाता। विकल्प आपको पता है तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएगा। यदि आज आपका पेपर था, आप ये वीडियो देख रहे हैं, जो प्रश्न जो टॉपिक मैं नहीं बता पा रहा हूं वो आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है, ताकि जिन बच्चों का पेपर था वो देख सके। और सबसे निवेदन है कि एक बार कमेंट से कुछ चेक कर लीजिएगा, जो प्रश्न या फिर जो उत्तर मैं नहीं बता पा रहा हूं, कोई बच्चा वहां पर टाइप करके बता रहा है तो उनको भी पढ़ लीजिएगा। लहसुन का कौन सा भाग खाया जाता है, ये पूछा गया है, लहसुन का, है ना। तो जो पीडीएफ हम आपको दे रहे हैं उसी में सारी जानकारी दे रखी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लहसुन और प्याज ना, तो इसका तना भी खाया जाता है और पत्ते भी खाए जाते हैं। तो विकल्प में तना होगा या फिर पत्ते होंगे, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लहसुन और प्याज है इसका तना और पत्ते दोनों भाग खाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पौधे का भाग जिसे हम खाते हैं, है ना। मूली, गाजर, चुकंदर, टेपियोका, शकरकंदी के बारे में पूछे कि ये किस प्रकार के पौधे, तो ये जड़ है ना। आलू, प्याज, अदरक ये तना है। धनिया पत्ता, गोभी, अरबी, पालक, कड़ी पत्ता ये पत्ता है। चना, बाजरा, सरसों, गेहूं, धान, फूल, सहजन, केला, कचनार, फली, मटर ये सभी क्या है, बीज है। और मटर क्या है, फली है। और भी पौधे होते हैं जिनके दो भाग खाए जाते हैं, यानी कि एक से ज्यादा भाग खाए जाते हैं। वो कौन कौन से, मूली है, मूली के आप जड़ भी खाते हैं और उसके पत्ते भी खाते हैं। केला और सीताफल की बात करें तो उसको आप फूल भी खा सकते हैं, इसके फल भी खा सकते हैं। चना, मेथी, सरसों की बात करें तो इसके बीज भी आप खा सकते हैं और पत्ते भी खा सकते हैं। लहसुन के बारे में आज पूछा गया था, तो ये एक तना है, यानी कि इसका तना भी आप खा सकते हैं और पत्ते भी खा सकते हैं। प्याज का भी ऐसा ही है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर वो पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, उसमें सारी जानकारी आपको दे रखी है। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। 4 विकल्प होंगे आपके सामने, है ना। 3 केंद्र शासित प्रदेश नहीं होंगे, 1 होगा। अब वो कौन सा था इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। यदि आपको पता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। यहाँ भारत के जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है उनके बारे में आपको बता देता हूं। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह है, चंडीगढ़ है, दमन व दीप है, दादर तथा नगर हवेली है, लक्षद्वीप है, पुदुचेरी है, दिल्ली है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। ये 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इनमें से एक वहां पर विकल्प में होगा। अब वो कौन सा होगा ये आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। आज देखिए, भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में पूछा गया था कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, और सभी को पता है, सभी ने सही आंसर दिया होगा, बरगद। बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था बावड़ी का, कि बावड़ी का अर्थ क्या होता है। तो बावड़ी का जो अर्थ होता है वो कुआं होता है ना। कुएं को ही बावड़ी बोलते हैं, यदि विकल्प में होगा। यदि विकल्प में नहीं होगा तो कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि 4 विकल्प क्या थे, है ना। सीढ़ीदार कुएं या बावड़ी जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था के साथ जल स्रोत के रूप में भी उपयोग होते थे, यानी कि बावड़ी का उपयोग पानी का संग्रह करने में। जो आजकल के कुएं होते हैं ना, पहले बावड़ी में क्या होता था, सीढ़ी होती थी, उससे आप चढ़कर नीचे पानी भर सकते थे और ऊपर चढ़ सकते थे। लेकिन जो कुआं है उसमें इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है, तो आप कह सकते हैं कि बावड़ी का अर्थ क्या होता है, कुआं होता है ना। तो विकल्प में क्या था इसकी मुझे जानकारी नहीं है। अब हम यहाँ पर टॉपिक की बात कर लेते हैं कि ईवीएस में टॉपिक क्या पूछा गया था। तो देखिए, जो विकार है डिस्कैलकुलिया है, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया था। वाष्पीकरण से प्रश्न पूछा गया था, वाष्पीकरण से कल भी पूछा गया था, सॉरी इससे पहले जो एग्जाम हुई थी आपकी उसमें भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया है। निपुण भारत, देखिए निपुण भारत जैसे कि एनसीएफ 2005 इस बार नहीं पूछा गया है। आज के एग्जाम में एनसीएफ 2005 का एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। एनईपी 2020 का जरूर पूछा गया है, लेकिन निपुण भारत से सभी विषय में पूछा जा रहा है ना। एक एक प्रश्न पूछा जा रहा है या फिर 2-2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन निपुण भारत से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। जेंडर से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मैप से संबंधित प्रश्न डेली पूछे जा रहे हैं। एनईपी को तो रट लीजिए, एनईपी 2020 से तो डेली ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना। संस्कृत में भी आप पूछा गया, आपसे हिंदी में पूछा गया, पर्यावरण में पूछा गया, सीडीपी में पूछा गया, सभी में एनईपी 2020 से प्रश्न पूछा गया। बाल विकास की बात करें तो एक प्रश्न हमें मिला है कि बच्चों का जो प्राथमिक सामाजिकरण घटक है, देखिए सामाजिकरण घटक पूछा गया है प्राथमिक, तो बच्चे का जो प्राथमिक सामाजिकरण घटक है वो कौन सा होगा, आपका परिवार होगा। कोहलबर्ग का सिद्धांत पूछा गया था कि कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है वो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है। साथ में पियाजे का संज्ञानात्मक विकास से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, इसके फोल्डिंग से एक प्रश्न पूछा गया था, निपुण भारत से पूछा गया था, डिसलेक्सिया से पूछा गया था, आज एक आईक्यू से भी प्रश्न देखने को मिला, वाइगोत्स्की से प्रश्न देखने को मिला, लर्निंग से एक प्रश्न पूछा गया था, शायद 2 प्रश्न थे लर्निंग से संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए थे, नैतिक विकास से पूछा गया था, गार्डनर से एक प्रश्न पूछा गया था, जेंडर से जैसा कि अभी हमने आपको बताया जेंडर से पूछा गया था, कोहलबर्ग से पूछा गया था, एनईपी से डेली
और हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, हर विषय में पूछा जा रहा है एनईपी 2020 से, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना। देखिए गणित से एक दो प्रश्न मिले हैं कि 1 से 50 तक की संख्याओं में से जो अभाज्य संख्या है वो कितनी है ना, तो कितनी होगी, 15 होगी। अब 15 कौन कौन सी आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47, ये सभी की सभी क्या है, अभाज्य संख्या है ना। ये टोटल कितनी है, 15 है। विकल्प में 15 होगा, आपने टिक किया होगा तो बिल्कुल आपका सही विकल्प होगा। चलिए एक प्रश्न और पूछा गया था कि 10,467 में किस संख्या का स्थानीय मान सबसे अधिक है, वो कौन सी संख्या है जिसका स्थानीय मान सबसे अधिक है, तो यहां पर 1 होगा, क्योंकि 1 का स्थानीय मान क्या होगा, 10,000 होगा, और यही आपका सही आंसर होगा। एक विकल्प में आपने टिक किया है तो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। चलिए एक प्रश्न और पूछा गया था कि एक बिंदु में कितनी रेखाएं खींची जा सकती, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती, तो अनंत रेखाएं खींची जा सकती, या फिर कह सकते हैं कि अनेक रेखाएं खींची जा सकती है एक बिंदु से। तो या तो विकल्प में आपको अनंत दे रखा होगा या फिर अनेक दे रखा होगा, दोनों ही आपका सही होगा। चलिए एक घन से प्रश्न पूछा गया था कि घन के प्रत्येक फलक का आकार जो होता है वो कैसा होता है, तो घन के जो प्रत्येक फलक का आकार होता है वो कैसा होता है, समान होता है। कैसा होता है, समान होता है। ये प्रश्न आज पूछा गया था। साथ में ट्रेन से एक प्रश्न पूछा गया था, छोटी बड़ी संख्या से एक प्रश्न पूछा गया था, स्थानीय मान जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 10,667 शायद ये विकल्प था, 467 है ना, उसमें सबसे अधिक जो संख्या है स्थानीय मान की वो आपसे पूछी गई थी। समचतुर्भुज से एक प्रश्न पूछा गया था, भिन्न से प्रश्न पूछा गया था, समकोण पूछा गया था, समकोण से समृद्ध एक प्रश्न पूछा गया था, प्राकृतिक संख्या आपसे पूछी गई थी, पैटर्न पर आधारित एक प्रश्न पूछा गया था, क्षेत्रफल से एक प्रश्न था, साथ में एनईपी 2020 से भी प्रश्न पूछा गया था। चलिए अब बात करते हैं हिंदी भाषा फर्स्ट और सेकंड की। दोनों के प्रश्न मैंने एक ही में रखे हैं कि फर्स्ट और सेकंड हिंदी भाषा में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, ये आपके सामने रखे। देखिए गद्यांश 2 था, वो निशा पर था। जो गद्यांश पूछा गया था वो किस पर था, निशा पर। और पद्यांश किस पर पूछा गया था, कृषि प्रधान देश पर एक पद्यांश था जिसमें से आपको आंसर देना थे। कुछ प्रश्न यहाँ पर रखे हैं, जैसे कि निशा का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, तो वो होता है आपका रात्रि। रात्रि के साथ साथ यामिनी भी होता है, तमी भी होता है, निशी भी होता है, विभावरी, छंदा, सरवरी, रात, रेन, रजनी, ये सभी निशा के पर्यायवाची शब्द है। अब इसमें से कौन सा विकल्प में था, ये आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। चलिए साथ में देखिए अनुसूची जो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई है 8वीं अनुसूची में, उसमें से कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी या फिर मलयालम। तो यहाँ पर देखिए जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी भाषा सम्मिलित नहीं है 22 भाषाओं में, है ना। अब कौन कौन सी 22 भाषा है ये भी आपके सामने रहा। असमिया है, बंगाली है, बोडो है, डोंगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, आपकी कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, संथाली है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु और उर्दू है। ये 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है 8वीं अनुसूची में, अंग्रेजी को नहीं किया गया है, वही आपका सही आंसर होगा। देखिए एक अलंकार से पूछा गया था, अब अलंकार कौन सा था इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अलंकार से आज एक प्रश्न पूछा गया था। भिन्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा शब्द भिन्न है, जैसे हिंदी में पूछा जाता है वैसे पूछा गया था। विशेषण से प्रश्न पूछा गया था, संधि से एक प्रश्न पूछा गया था, पेडागोजी की हम बात करें तो अर्जन अधिगम से समृद्ध प्रश्न पूछा गया था, और एनईपी 2020 से समृद्ध प्रश्न पूछा गया था। आज एनसीएफ से प्रश्न नहीं पूछा गया है, निपुण भारत से प्रश्न पूछा गया है ना। साथ में उत्पादक कौशल से समृद्ध प्रश्न था, समावेशी शिक्षा से प्रश्न था, बहुभाषिकता से समृद्ध प्रश्न था। ये सभी के सभी हिंदी पेडागोजी में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इन पर भी ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं संस्कृत की। देखिए संस्कृत में पैराग्राफ और कविता पूछी जाती है, तो वो मुझे बच्चों के द्वारा नहीं बताया गया है। यदि आपको पता है तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पर जो आपका पैराग्राफ या फिर कविता पूछी गई थी, उसमें रामों में कौन सा वचन है ये पूछा गया था। रामों में कौन सा वचन है, तो रामों में कौन सा वचन होगा, द्विवचन होगा। प्रत्यय से एक प्रश्न पूछा गया था, है ना। विभक्ति से समृद्ध प्रश्न पूछा गया था, साथ में संधि से समृद्ध प्रश्न पूछा गया था। तो ये टोटल 60 प्रश्न थे। आज कुछ ज़्यादा ही प्रश्न मिले थे जिनके उत्तर भी हम आपके पास रखे हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, मैं फिर बता रहा हूँ, यदि आप रामबाण PDF खरीदते हैं, परचेस करते हैं, 49 ज़्यादा पैसा नहीं है, आपको सारी चीज़ें उसमें मिल जाएगी। वहाँ पर आपके क्लास 6 और 7th का जो साइंस है वो भी हमने इंक्लूड किया है। NCERT बेस्ड वहाँ पर थ्योरी रखी है, चित्र के माध्यम से आपको समझाया गया है। 500 प्रश्न वहाँ पर रखे गए जो कि 2011 से लगाकर 2021 तक
तक ऑफलाइन और ऑनलाइन जो एग्जाम हुई थी उसके सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यदि जिन बच्चों का पेपर हुआ है उनसे आप यदि पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उन 500 प्रश्नों को यदि आप कवर कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, उन थ्योरी को आप कवर कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपके जो 15 नंबर है वो कहीं जाएंगे। तो यदि आप पीडीएफ और 10 मॉक टेस्ट खरीदते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपके 15 नंबर कहीं जाएंगे। तो वो जरूर परचेस कर लीजिएगा। यदि वो परचेस आप नहीं करना चाहते हैं तो आप फ्री में भी वहां पर बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। तो डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा और रेटिंग जरूर दे दीजिएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।